स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में वी विल बी कंटिन्यूइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उस दिन आपको बता दिया था कि एपोस्पोरी क्या होता है, डिप्लोस्पोरी क्या होता है, एगामोस्पर्मी क्या होता है, राइट। अब इसके आगे चलते हैं। अगला कंडीशन यहां पर क्या है, अगला सिचुएशन यहां पर क्या है कि एक वर्ड है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज जो टर्म हम लोग देखेंगे वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की अगर बात करें, ठीक, एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और एडवेंटिव का मतलब है कि एसेसरी, ठीक है। मतलब एक होता है मेन और एक होता है क्या, हेल्पिंग, ठीक है। एक होता है मेन और एक होता है क्या, एसेसरी। तो यहां पर एडवेंटिव का मतलब क्या होता है, एसेसरी, राइट। जैसे आपने बोला कि अगर रेडिकल से रूट बनता है तो ऐसे रूट को क्या कहोगे, टैप रूट। अगर रेडिकल के अलावा कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर रूट बनाएगा तो ऐसे रूट को क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिव वर्ड का मतलब क्या है, एसेसरी। अब यहां पर आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, मतलब यहां पर यह है आपका इंटेगमेंट। इंटेगमेंट का जो एक सेल होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड। इंटेगमेंट का एक सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये रहा न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या है, एग, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, एग का फर्टिलाइजेशन करके आप क्या बना सकते हो, एग से अगर एम्ब्रियो बने, ठीक है, तो ऐसे एम्ब्रियो को आप क्या बोलते हो, ट्रू एम्ब्रियो, हैं। यही तो मतलब है, इसका काम ही है एम्ब्रियो बनाना, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गैमीट, टू फॉर्म एम्ब्रियो, वेदर बाय फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा यानी एम्ब्रियो सैक के बाहर, यानी इन दो में से, इन दोनों में से कोई सा भी जो सेल होगा, इंटेगमेंट का सेल या फिर न्यूक्लियस का सेल, इनमें से कोई सा भी एक डिप्लॉइड सेल अगर एम्ब्रियो बना दे, अगर एम्ब्रियो बना दे, तो ये जो एम्ब्रियो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉट ट्रू, इट इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियो। इसको क्या कहेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये जो सेल है ये किसका होगा, आइदर न्यूक्लियस का या फिर इंटेगमेंट का, या तो न्यूक्लियस का या फिर इंटेगमेंट का। तो एडवेंटिव एम्ब्रियो इज द एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय आइदर न्यूक्लियस और इंटेगमेंट, एंड द ट्रू एम्ब्रियो इज द एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय एग। दिस इज कंडीशन, राइट। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो
फ्रॉम सेल other than egg, एग को छोड़कर और कोई दूसरा बनाएगा तो उसको क्या बोलोगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कह दोगे. एग्जाम्पल न्यूसेलस या इंटेगमेंट, राइट, दिस इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. चलो ये वर्ड खत्म हो गया. अब हम लोग अगले वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं. अगले वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. एक वर्ड सुनो, पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है. देखिए यहां पर दो वर्ड्स हैं, एक है पॉली और एक है एम्ब्रियोनी, ठीक है. पॉली और एम्ब्रियोनी, यानी एम्ब्रियोनी का तो मतलब है एम्ब्रियो और पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे. तो आप ये मान के चलो कि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड एन ओव्यूल, एक ही ओव्यूल, ये दिख रहा है, ये क्या है, ओव्यूल, एक ही ओव्यूल के अंदर, ठीक है. ये इसको आप क्या ही बोल सकते हो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन जाएगा, सीड. तो एक ही ओव्यूल या एक ही सीड के अंदर अगर आप ये सोचो कि एग से भी एम्ब्रियो बन जाए, ये देखो, एग से भी एम्ब्रियो बन जाए, एग से भी एम्ब्रियो बन जाए, जिसको आपने बोला क्या, ट्रू एम्ब्रियो. कितना हो गया, एक. दूसरा, मान लो यहां पर न्यूसेलस से बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूसेलर एम्ब्रियो. अगर इंटेग्यूमेंट का सेल एम्ब्रियो बना देता है तो कहां बनेगा, इस जगह पर, ये क्या हो जाएगा, इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो. ठीक है. तो ये जो इंटेग्यूमेंट्री या न्यूसेलर एम्ब्रियो जो है, ये दोनों, ये कौन है, एडवेंटिव एम्ब्रियो. ये कौन लोग हैं, एडवेंटिव. तो यहां पर आप बोलो एडवेंटिव है और ट्रू है, तो एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे, इसको ही आप क्या कहते हो, पॉली एम्ब्रियोनी, राइट. तो एडवेंटिव एम्ब्रियो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है. एडवेंटिव एम्ब्रियो की वजह से वहां पर क्या हो सकता है, पॉली एम्ब्रियोनी हो सकता है. बट ये सिर्फ एक टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी है. तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, राइट, टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. अब ध्यान से सुनना, टाइप्स की अगर बात करें, है ना, टाइप्स में 3 तरह का पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है. सबसे पहला क्या, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी. व्हाट इज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, भाई एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो करना है ना, कैसे करोगे, मोर देन फर्टिलाइजेशन. यहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ more than one egg inside an ovule. समझ आ रहा है. तो यहां पर आप कह रहे हो कि यहां पर एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एग अगर फर्टिलाइज हो जाएं तो इसको आप क्या बोल दोगे, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है. दूसरा
क्लीवेज बायोम, अगर पॉली आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही क्लीवेज ज्वाइन पॉली करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। ठीक है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना, है ना, टूटना, ब्रेक करना। तो यहां पर क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जब आप बोलते हो, लेट सपोज कि ये आपका एग था, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहां, या बिना फर्टिलाइजेशन के भी यहां पर क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। लेट सपोज ये क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन गया, बाई फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन आप इमेजिन कर लो, बट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। एम्ब्रियो बन गया, अब यहां से ये एम्ब्रियो टूट जाए, ऐसे, ठीक है, ये तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक ही एम्ब्रियो से कितने एम्ब्रियो बन गए, 4 बन गए, 4 बन चुके हैं। तो इसको भी आप क्या बोलोगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलोगे, बट इसको क्या नाम देंगे, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, राइट। अब तीसरा कंडीशन है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ये तो समझा ही दिया, ये तो बता ही दिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियो बाय न्यूसेलस और इंटेगमेंट। तो आपको समझ में आ रहा है, ये कंडीशन है आपका सिंपल क्लीवेज और एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। ये आपको दोनों जगह मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में मिलेगा और स्पर्म्स में मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में कुछ ज्यादा ही कॉमन है ये चीज, है ना। पाइनस वगैरह में याद करो, आपको आर्किगोनिया, मल्टीपल आर्किगोनिया मिलते थे, और जितने भी आर्किगोनिया हैं अगर सब में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब सुनो, नेक्स्ट बात क्या है, अगला चीज क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक जो वर्ड आ जाता है, 2 वर्ड्स हैं, पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। दो बातें है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो मैं आपको आज साफ साफ बता दूं कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। एक बात तो आप समझ लीजिए, पार्थेनोस का मतलब क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक वर्ड तो यहीं पर खत्म हो गया, पार्थेनोस वर्ड यहां पर खत्म हो गया, राइट। अब चलते हैं आगे। कार्प मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन। कार्पी मतलब क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब क्या है, सिंपल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फल बना दो आप, ठीक है,
बट बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक, तो याद करो, याद करिए, आपने बोला था कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना, और अंदर में क्या होता है, ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल, और ये क्या है, ओवरी, है ना। तो क्या होगा अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, अगर ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये जो ओव्यूल है ये डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है ना, डीजेनरेट कर जाएगा। और ये जो ओवरी है, ओवरी है वो हॉर्मोन्स की इंफ्लुएंस में, हॉर्मोन्स की इंफ्लुएंस में बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाएगा, फ्रूट। क्या बन जाएगा, फ्रूट। तो आप ये समझो कि ओवरी बन चुका है फ्रूट, ओव्यूल डीजेनरेट कर गया। अगर ओव्यूल डीजेनरेट कर गया तो अब बताओ यहां पर बचा क्या, ये ओवरी, और ओवरी क्या बोला, फ्रूट। तो ऐसे ओवरी को, ऐसे ओवरी को, ऐसे फ्रूट को हम क्या कह देंगे, सीडलेस फ्रूट। यहां पर क्या बोलेंगे, सीड लेस फ्रूट। ठीक है ना, सीडलेस फ्रूट बोल देंगे। तो ओवरी जो है वो क्या बन जाएगा, सीडलेस फ्रूट बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में। हॉर्मोन्स कौन से हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स हैं, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने वाले हॉर्मोन्स, याद आ रहे पीजीआर में तुमने पढ़े थे, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने वाले हॉर्मोन्स, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इवन एबीए भी करता है कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में। बट अगर आपके सिर्फ नॉर्मल चीजों की बात करें तो मेनली आपका ऑक्सिन इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी along with जिबरेलिक एसिड, राइट। तो ऑक्सिन यहां पर लिखा है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है एक ऑक्सिन, यहां पर हॉर्मोन्स हो सकते हैं और भी। तो ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू सीडलेस फ्रूट, दिस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। बताओ इसमें कंफ्यूजन तो कुछ नहीं होना चाहिए, पार्थेनोकार्पी। दूसरा, ये कहां पर लगता है, कहां पर होगा, प्लांट्स में या एनिमल्स में, जल्दी से बताइए, कहां पर लगता है, कहां पर होगा, प्लांट्स में होगा या एनिमल्स में होगा, ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स में होगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, फ्रूट या फ्रूटिंग बॉडी जो है ये प्लांट का कैरेक्टर होता है, किसी एनिमल में फ्रूट नहीं बनता। ठीक है, तो ये कहां पर बनेगा, इन प्लांट्स ओनली, राइट। अच्छा, अब बात कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस की। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं यार, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब आप एक चीज याद आ रहा है आपको, एग, एग, एग दो तरीके का बताया आपको ऑलरेडी, एक जो नॉर्मल वाला होता है वो हैप्लॉइड एग होता है। ठीक है, और अगर वहां पर एक डिप्लॉयड एग भी पॉसिबल है। ठीक है, डिप्लॉयड एग कब पॉसिबल है, जब वहां पर क्या हुआ हो, एपोस्पोरी। ठीक है ना, इन एपोस्पोरी, जब एपोस्पोरी होता है किसी प्लांट में तो आपका एग कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब ऐसे केस में यहां पर दो पॉसिबिलिटी है भाई, एग तो कितने सेल का, एक सेल, एग एक सेल है ना। अब यहां पर तुम क्या करो, डिवीजन करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, ये एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज नोन एज एम्ब्रियो, विच इज नोन एज एम्ब्रियो। ठीक है, अच्छा, इस वाले में भी ये जो डिप्लॉयड एग है यहां पर भी क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है, यहां पर भी क्या बना, एम्ब्रियो।
ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन नहीं किया, फर्टिलाइजेशन नहीं किया है, इसलिए जाइगोट वर्ड तो यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। जाइगोट वर्ड इज नॉट यूज्ड इन दिस केस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, गैमीट के फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट। तो एग से डायरेक्टली क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, सिंपली बाय डिवीजन ऑफ सेल्स, राइट। अच्छा, यहां पर डिफरेंस क्या होगा, यहां क्या बनेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो, और इस केस में क्या बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो। तो अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाते हो आप, हैप्लॉइड बनाते हो, तो इसको क्या बोलोगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस। और अगर यहां पर डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। बट दोनों हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचो आप, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे बोलता हूं, ये जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, ठीक है, ये जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, ये क्या बनाएगा, हैप्लॉइड प्लांट या ऑर्गेनिज्म, ये क्या बनाएगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो क्या बनाएगा आपका, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जानते हो कि ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ आप मियोसिस नहीं कर सकते, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ आप मियोसिस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे या 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो आपके अंदर मियोसिस में तकलीफ हो जाएगी, है ना, आपका जो सेल है वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। बट इवन नंबर अगर क्रोमोसोम्स के हैं तो वहां पर आप मियोसिस कर सकते हो। यानी मियोसिस कब होगा, हैविंग सेल हैविंग इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये मियोसिस कर सकता है, यानी गैमीट बना सकता है और फर्टिलाइजेशन भी करेगा। तो यानी ये कैसा होगा, फर्टाइल, कैसा होगा, ये फर्टाइल होगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो हैप्लॉइड है ना, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मियोसिस नहीं कर पाएंगे, और जब मियोसिस नहीं करेंगे तो गैमीट नहीं बना पाएंगे, और गैमीट नहीं बना पाए तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कैसे होंगे, ये स्टेराइल होंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये जो है ना, ये प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ जन जो हैं वो सोचते हैं कि ये सिर्फ एनिमल में होता है और ये सिर्फ प्लांट में होता है, ये सिर्फ प्लांट में होता है, और ये दोनों जगह पे पॉसिबल है। जो भी ऑर्गेनिज्म एग से डायरेक्टली क्या बना पाए, एग से डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे, जैसे किसके केस में आपने बीज देखे होंगे, हनी बी, है ना, तो वहां पर जो एग होता है वो डायरेक्टली क्या बना देता है, मेल ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, पार्थेनोजेनेसिस बोल दोगे। दिस इज ऑल अबाउट पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलो देखिए, यहां पर अब बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए, ये जो है ये पहले आया करता था, ये जो भी मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ठीक है, ये पहले के एग्जाम्स में, स्टेट पीएमटीज वगैरह में आता था, अभी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना, है ना।
तो मान लो कि मैं आपको बोलूं एक प्लांट है, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। फिर अगर आपको इससे ऐसे आपको क्वेश्चंस अगर मिले तो उनको ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप सेंड कर सकते हो मुझे। देखो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपसे बोला है कि डिप्लॉयड मेल प्लांट है, ठीक है, और एक हेक्साप्लॉयड फीमेल प्लांट है, ठीक है। हेक्साप्लॉयड मतलब क्या हो गया 6n, और डिप्लॉयड मतलब क्या हो गया 2n, ठीक। तो एक हमारे पास डिप्लॉयड प्लांट है मेल और एक हेक्साप्लॉयड प्लांट है फीमेल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पॉलिनेशन करेगा, यानी क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे, इससे पहले आपको बताना क्या है, जाइगोट का प्लॉइडी बताना है और एंडोस्पर्म का प्लॉइडी बताना है, ठीक है। जाइगोट और एंडोस्पर्म का प्लॉइडी बताना है, ठीक। देखो जाइगोट बनाते कैसे हैं, जाइगोट बनाते कैसे हैं, एक मेल गैमीट होना चाहिए और एक फीमेल गैमीट होनी चाहिए, ठीक है। एंडोस्पर्म कैसे बनाते हैं, एंडोस्पर्म कैसे बनाते हैं, एक मेल गैमीट होना चाहिए और पीईसी होना चाहिए, ठीक है। तो इनका प्लॉइडी हमें निकालना है, जाइगोट और एंडोस्पर्म का प्लॉइडी निकालना है, तो हमें पहले मेल और फीमेल गैमीट का प्लॉइडी निकालना पड़ेगा। मेल गैमीट का प्लॉइडी यहां से निकाल सकते हैं, यहां पर आप क्या कर दोगे, मियोसिस, और मियोसिस करोगे तो आपके मेल गैमीट का प्लॉइडी क्या आ जाएगा, n, ठीक है। n हो गया ये आपका मेल गैमीट, मेल गैमीट। बट फीमेल में जब आप मियोसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो फीमेल गैमीट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल जिसका प्लॉइडी होगा, जिसका प्लॉइडी होगा, इसका हाफ करो 3n प्लस 3n, है ना, हाफ ही तो करते थे। तो यहां पर 3n प्लस 3n यानी 6n होगा इसका प्लॉइडी सेंट्रल सेल का, ठीक है। तो सेंट्रल सेल का प्लॉइडी हो जाएगा 6n, ठीक। अब जस्ट आपको वहां पर इसको पुट कर देना है, मेल गैमीट जो है n, फीमेल गैमीट 3n, ठीक है, 3n, 3n, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, आपको ऐड कर देना है नंबर ऑफ जीनोम्स, तो यहां पर प्लॉइडी क्या हो जाएगा 4n, राइट। दूसरा केस एंडोस्पर्म का अगर बात करें तो यहां पर मेल गैमीट कितना n और पीईसी कितना 6n, यानी ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 7n। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको, तो इसको एक बार देख लीजिएगा लिख के, और नहीं समझ में आए तो फिर बताइएगा ग्रुप में। तो ये चीज जो है ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हटके है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे आपके बहुत आसान से, ठीक है। चल अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, यहां पर नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, टू मल्टीप्लाई, ठीक है, टू मल्टीप्लाई। और वेजिटेटिव मतलब क्या होता है, यहां पर स्टेम, लीफ, रूट, बड। बड जो है वो बेसिकली स्टेम का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बड है ये स्टेम का पार्ट हो गया आपका, ये सारे क्या हो गए, वेजिटेटिव बड्स, ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। इनकी हेल्प से मल्टीप्लाई करने को आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलोगे, राइट। अब एक चीज समझो, एक चीज समझिए, यहां पर जो बेसिक यूनिट है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको आप क्या बोलते हो, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। प्रोपग्यूल है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। मान लेते हैं कि अगर स्टेम पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो वाला स्टेम क्या हो जाएगा, प्रोपग्यूल हो जाएगा। जो अगर कोई लीफ का पार्ट है, लीफ इन्वॉल्व हो रहा है, तो लीफ विल बी नोन एज प्रोपग्यूल। अगर रूट पार्टिसिपेट कर रहा है तो रूट विल बी द प्रोपग्यूल, ठीक है। बड है तो बड विल बी द प्रोपग्यूल। तो यहां पर ये सब जो हैं, ये सब कौन हो गए, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हो गए, ठीक है, जिनकी मदद से आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, प्लांट का नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहां पर आपको उस दिन बताया था कि इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, क्लोन्स बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी वैरायटी है और आप नहीं चाहते कि वहां पर नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो, तो आप सेम वैरायटी रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ऐसा पहले नेचुरली होता था, ठीक है ना। फिर ह्यूमंस ने ये चीज देखी और उन्होंने बोला यार ये तो हम भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली होता था, बट अब जो है हम लोग आर्टिफिशियली करा सकते हैं। देखिए, तो यहां पर अगर नेचुरल की बात करें, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, नेचुरल ऑलरेडी किया हुआ है। आर्टिफिशियल जो है ये आपके बहुत थोड़ा आपको समझना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है। दैट इज वाई वी विल नॉट डिस्कस मेनली आर्टिफिशियल। नेचुरल आपको याद रखना है, नेचुरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट इज क्लियरली डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी इन बोथ 11th एज वेल एज 12th। देखो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यहां पर क्या तरीके हैं, यहां पर जो प्लांट्स हैं, याद आ रहा है आपने लास्ट ईयर स्टेम पढ़े थे, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम्स, ठीक है। तो वहां पर ये जो क्रीपिंग या सब एरियल स्टेम्स होते थे, ये लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है। इसमें कौन से लोग थे, इसमें याद करिए, आपने पढ़ा था ऑफसेट, आपने पढ़ा था रनर, आपने पढ़ा था स्टोलन, सकर, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दे ग्रो टू न्यूअर नीश एंड ग्रो न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपने वहां पर पढ़ रखी है, मॉर्फोलॉजी था चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एरियल स्टेम्स हैं,
ये लोग भी क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है, वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बड, विद द हेल्प ऑफ बड्स, ठीक है। इसके अलावा लीव्स के थ्रू भी यहां पर हो सकता है। मतलब यहां पर क्या है, मान लेते हैं कि एक पत्ता है और उस पत्ते पर आपको क्या मिल रहा है, बड मिल रहा है, ठीक है, बड मिल रहा है। और ये बड जो है ये क्या होता है, इमेच्योर शूट होता है। तो जैसे ही आप सॉइल दोगे उसको, है ना, सॉइल दोगे तो वहां पर ये लोग क्या कर जाएंगे, नया प्लांट बना देंगे, ठीक। तो ये स्टेम, लीव्स और कुछ रूट्स भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आर्टिफिशियल की अगर बात करें, आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो यहां पर एक तरीका है कटिंग, ठीक है, कटिंग। इसमें क्या है, कटिंग में मान लो कि ये एक स्टेम है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेम है। हमने क्या किया, इस स्टेम को कट किया, ठीक, यहां पर कट किया। तो जहां पर ये मैकेनिकल इंजरी की है आपने, इस जगह पर प्लांट कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे पहला हार्मोन यहां पर क्या रिलीज होगा, ABA, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये तो है ही स्ट्रेस हार्मोन। किसी भी तरीके का स्ट्रेस अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर ABA अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सिन। रिमेंबर, इफ यू इंजर एनी प्लांट, वहां पर देयर इज सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स and the two main hormones that will be released will be ABA and auxin। तो यहां पर ABA तो ठीक है, बट ये जो ऑक्सिन है, ठीक है, ये जो ऑक्सिन है, इसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से यहां पर ऐसे रूट्स निकलने लगेंगे, ऐसे। ये चीज हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर ये रूट्स निकलने लगे। अब बोलो ये रूट्स किसने बनाए, रेडिकल ने या रेडिकल को छोड़ के किसी और ने? यहां ये रूट्स किसने बनाए, स्टेम ने। जो रूट्स हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्टेम, तो इनको आप क्या कहोगे, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सिन है, it is responsible for inducing roots in stem cuttings। ध्यान रहेगा, ये आपको लाइन ध्यान रखनी है कि ऑक्सिन इंड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स इन स्टेम कटिंग्स, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इस चीज का फायदा हम उठाते हैं। हमने ये चीज ऑब्जर्व किया। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि वहां एक रोज का प्लांट है ना, एक गुलाब का पेड़ है। तो अब मान लेते हैं कि वहां से तुमने एक यहां से ऐसे स्टेम काट लिया, यहां से एक पूरा स्टेम काटा और इसको लेकर आए, और इस स्टेम को, ये जो स्टेम कटिंग है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सिन में डिप कर दिया, ऑक्सिन सॉल्यूशन में डिप किया। और यहां से ऐसा करने से क्या होगा, ये जो स्टेम कटिंग है, इसके यहां पर क्या निकल आएंगे, रूट्स निकल आएंगे। और अब इसको आप क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो, प्लांटेड इन सॉइल। रूट्स निकल, भाई आपको प्लांट ही तो बनाना है ना। आप सिंपल सी चीज सोचो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको नहीं सोचना है। सिंपल सी चीज आप समझिए, एक पेड़ बनाना है, और पेड़ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टेम चाहिए, रूट चाहिए, दो ही बातें चाहिए। स्टेम आपके पास ऑलरेडी है, रूट बनाना है। रूट बनाने के लिए क्या दे दिया, ऑक्सिन दे दिया, इसने बना लिया क्या, रूट, बन गया पूरा प्लांट। अब ये स्टेम लीफ, फ्रूट, फ्लावर सब बना लेगा, ठीक है।
तो आपको बस चाहिए क्या, स्टेम और रूट, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और रूट बनाने का तरीका हमने देख लिया है, कैसे बनाते हैं, ऑक्सिन डाल के। अब सिंपल है, यहां पर तुम स्टेम से बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, स्टेम से बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किससे बना सकते हो, लीफ से। किसको कट कर दीजिए, लीफ को कट कर दो, लीफ, ठीक है, लीफ को कट करो। प्रॉब्लम यह है, मान लो ये स्टेम है, ये रही लीफ। ऐसे नहीं कि कोई सी भी लीफ काट दी और बस, ऐसे नहीं। इस लीफ पर क्या होना चाहिए, बड होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, बड होना चाहिए। और अब तुमने यहां पर क्या किया, इसको कट कर दिया, ऐसे कट किया। और जब ये कट किया और इस पत्ते को जिसके पास बड था, इसको फिर से कहां डालेंगे, गेस करिए कहां डालेंगे, ऑक्सिन सॉल्यूशन में। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सिन सॉल्यूशन। तो ऑक्सिन सॉल्यूशन में जब तुमने डाल दिया तो ये बड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन जब होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, किससे, लीफ से। ठीक है, तो लीफ से आपका क्या बन गया, नया प्लांट। एग्जैक्टली ऐसे ही रूट कट कर सकते हो आप, है ना। यहां पर सी क्या है, रूट कटिंग, रूट से आप पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हो। देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, रूट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अब चाहिए क्या, स्टेम। और स्टेम कहां से बना सकते हो, बड। तो यानी हमारे पास एक ऐसा रूट होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा रूट होना चाहिए जिस पर क्या मिले, बड मिले, बड मिले। अब एक चीज मैं आपको वार्न करता हूं, ये जो बड है ना, बड जनरली इज अ कैरेक्टर ऑफ स्टेम। बड कहां पर मिलता है, शूट पर, ठीक है ना, शूट पर मिल सकता है, यानी स्टेम और लीफ पर पॉसिबल है, मेनली स्टेम पर पॉसिबल है। बट अगर बड रूट पर मिलता है, अगर ऐसा बड है जो रूट पर मिलता है, इसको आप क्या बोलोगे, रेडिकल बड, ठीक है ना। तो रेडिकल बड ये जो है नॉट कॉमन, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका जो कटिंग यूज होता है वो स्टेम कटिंग यूज होता है, रूट कटिंग ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बड्स बहुत कम मिलते हैं रूट पर, ठीक है ना, सारे रूट्स पर बड नहीं मिलते। लीफ भी बहुत कम है, लीफ का एग्जांपल जैसे वॉकिंग फर्न आपने सुना होगा, एडियांटम, ठीक है। तो वहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया होगा कि व्हाई एडियांटम इज नोन एज वॉकिंग फर्न। तो वहां पर एडियांटम के केस में क्या चल रहा था, लीफ कटिंग था। अच्छा, अगली बात देखो, कटिंग तो आसान था, कटिंग आसान, अब यहां पर आगे बात करेंगे। कटिंग के बाद दूसरा क्या सिचुएशन है, लेयरिंग। लेयरिंग, अब तुम कहोगे यार लेयरिंग का मतलब क्या है, लेयरिंग, इसको तो हटा ही दो, अब बचा क्या, लेयर। लेयर, अब समझ आता हूं मैं आपको लेयर का मतलब क्या होता है। मान लो कि एक हर्ब है, हर्ब मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट हाइट वाला प्लांट, ऑलमोस्ट लेस देन 2 मीटर। इसके जो ब्रांचेस होते हैं नॉन वुडी होते हैं। इवन जो आपका मेन स्टेम होता है वो भी कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, है ना। जैसे तुलसी का पेड़ आपने देखा होगा कितना फ्लेक्सिबल होता है ना। तो आपका ये हो गया मेन स्टेम, ये है आपका मान लेते हैं रूट,
और ये है सॉइल, ठीक है, ये स्टेम है। अब यहां पर आप कह रहे हो कि ये रहा नोड, ठीक है, और नोड से एक ब्रांच निकला था, ठीक है, ये क्या है, स्टेम ब्रांच। ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, एक टूवर्ड्स स्टेम बेस, बेस के तरफ होना चाहिए, है ना, नीचे की तरफ होना चाहिए, जमीन के पास होना चाहिए, जमीन के पास होना चाहिए, टूवर्ड्स द ग्राउंड। दूसरा चीज फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉन वुडी होना चाहिए, यानी कॉलन काइमा भरा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम डाइकॉट्स में हो सकता है, मोनोकॉट में तो कॉलन काइमा मिलता ही नहीं है, ठीक है, कॉलन काइमा इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, डाइकॉट में पॉसिबल है। यानी ये जो लेयरिंग है ये मैक्सिमम आपको कहां पर कर सकते हो, आप डाइकॉट प्लांट्स में कर सकते हो। मोनोकॉट्स में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि आइदर ये जो स्टेम ब्रांच है ये बड़ा फ्रेजाइल होता है, टूट जाएगा, ठीक है, या फिर वुडी होता है, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब यहां पर आप क्या करो कि इस जमीन में ये जो सॉइल है ना, इसमें ऐसा गड्ढा खोद दो, ऐसा गड्ढा खोद दीजिए आप। अलग अलग टाइप से गड्ढे खोद सकते हैं आप, है ना, अलग अलग टाइप से गड्ढे खोद सकते हैं। उसके बेसिस पर भी टाइप्स ऑफ लेयरिंग होता है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी दैट, है ना, ट्रेंच लेयरिंग, वहां पर अलग अलग टाइप से, मतलब आप यहां पर डिजाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हमने क्या खोद दिया, यहां पर एक गड्ढा खोद दिया, इसको आप क्या बोल रहे हो, ट्रेंच मान लो, है ना, एक गड्ढा खोद दिया। और अब यहां पर क्या कर रहे हैं, इस स्टेम ब्रांच को इधर लेकर आए, देखना, ये स्टेम ब्रांच को इस गड्ढे में ऐसे लगा दिया और फिर ऐसे निकाल दिया थोड़ा सा, ठीक, ऐसे निकाल दिया। अब ये जो ब्रांच है, स्टेम ब्रांच which is lowered and put inside soil, इसको क्या बोलते हैं, लेयर। देखो हमारा वर्ड आ गया, देखो इसी को तो खोज रहे थे हम, है ना, इसी को तो खोज रहे थे। यहां पर लेयर क्या होता है, तो लेयर समझ में आ जाएगा, तो लेयरिंग तो अपने आप पता चल जाएगा। तो what is layer? The stem branch which is put inside the soil is known as layer, right? अच्छा, इसको फिर से ना ऊपर से सॉइल से ढक देना होता है, बट सॉइल में ढकने से पहले ये किया क्यों, तुम भी पूछोगे ये किया क्यों तुमने, सॉइल के नीचे दबा देने से क्या होगा। इसमें क्या करना है, इसमें इस लेयर में आपको कट मारना है, यहां पर कट मार देना है, जैसे यहां पर कट मार दिया, यहां पर कट मार दिया। जब आप कट मार दोगे तो यहां पर क्या रिलीज होगा, ऑक्सिन, और ऑक्सिन की वजह से क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगे, है ना, एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगे। और जब यहां पर रूट्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे रूट्स बन जाएंगे, जहां पर तुमने कट किया है, जहां पर मैकेनिकल इंजरी है, रूट्स बन गए और वो उसको तुमने ढक दिया है किस चीज से, सॉइल से, और यहां से फिर धीरे धीरे ऐसे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो समझ रहे हो, नए प्लांट्स तुमने बना लिए किस पर, लेयर पर। तो यहां ये जो लेयर हो गया, ये क्या हो गया, प्रोपग्यूल, द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, ठीक है ना। और ये क्या यूज किया है, स्टेम ब्रांच, और यही स्टेम ब्रांच को क्या बोल रहे हैं, लेयर। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये तो हो गया ये वाला केस। अब अभी मैंने बोला था कि जैसे मैक्सिमम मोनोकॉट्स में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, या कुछ डाइकॉट्स जैसे ट्रीज, है ना, ट्रीज हो गए या श्रब्स हो गए, जिनके स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं होते, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनमें क्या करेंगे यार, जिनको ऐसे झुका नहीं सकते, जिनको झुका नहीं पाएंगे, उनके साथ क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लेयरिंग एक टाइप, नॉर्मल टाइप।
यहां पर एक स्पेशल लेयरिंग होता है, स्पेशल लेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। अरे तुमने क्या बोला? लेयर को घुसा दो और सॉइल के अंदर से नया प्लांट निकल जाएगा, यही तो कहा। लेयर वॉज यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। अब सपोज लेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल, ऐसे केस में आपका जो पेड़ है वो बोल रहा है कि मेरा स्टेम ब्रांच नहीं झुक सकता। अब इसका बताओ क्या करें? तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, ये जो रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल स्टेम ब्रांच है, हम लोग इसको क्या बना देंगे? लेयर बना देंगे। इसको हम लोग क्या बना देंगे? लेयर बना देंगे। बट इस बार हम जो लेयर बनाएंगे वो सॉइल में नहीं ले जाएंगे, राइट? इस बार हम लोग जो लेयर ले जा रहे हैं वो सॉइल में नहीं रहेगा, वो कहां बनाएंगे? हम लोग हवा में बना देंगे। इससे पहले वाले में क्या किया था? सॉइल में बनाया था। इस बार लेयर कहां बनाएंगे? एयर में बना देंगे। इसको आप क्या बोल देते हो? एयर लेयरिंग या गूटी फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? गूटी फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये जो गूटी फॉर्मेशन है, इसमें वही सिंपल सा चीज है कि बस आपको क्या करना है, यहां पर कट करना है। यहां पर क्या करेंगे? कट कर देंगे। सबसे पहले इस लेयर में कट करेंगे और कटिंग के बाद यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? सॉइल। कहां पर? इस जगह पर। अब देखो सॉइल में क्या चीजें होती हैं? मिनरल्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर क्या क्या यूज कर रहे हैं? क्ले, मिट्टी प्लस हे, है ना, चारा या भूसा जो होता है गांव वगैरह में, क्ले या हे आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर मॉइस्चर होना चाहिए। ये सब चीज जो है यहां पर लेंगे और इसको रैप्ड अराउंड द कट पोर्शन with the help of cloth, कपड़े से बांध देंगे इसको, ठीक है? ये वाला एरिया। तो इसी को आप क्या बोलते हो? ये जो बांध दिया ना, ये पूरा एरिया, इसी को क्या बोल रहे? गूटी। इसी को क्या बोल रहे? गूटी। इसी के नाम पर क्या नाम पड़ा है? गूटी का फॉर्मेशन। तो व्हाट इज गूटी? Guti is that region where stem branch is cut and then pasted with the soil. Soil में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, दूसरा सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए और पानी होना चाहिए, ठीक है? हवा मिलता जाएगा। कपड़ा बांध दिया है तुमने, तो ये जो है यहां से धीरे धीरे क्या नहीं, ऑक्सीजन स्प्रे कर दोगे आप, और ऑक्सीजन स्प्रे कर दोगे तो यहां से धीरे धीरे क्या निकल आएंगे? रूट्स निकल आएंगे। यहां से ऐसे रूट्स निकल आएंगे और फिर ये वाला एरिया तुम कट करके और कहां लगा सकते हो? सॉइल में लगा दोगे, आपका नया प्लांट तैयार हो गया। दिस इज गूटी फॉर्मेशन, राइट? या एयर लेयरिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि लेयर तुमने कहां बनाया है। लेयर कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड द सॉइल if the plant is flexible, and in case of shrubs and trees where the branch is not near the base or the branch is woody or non flexible, then in that case air layering or gouty formation will be applicable, right? ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर लेयरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब स्टार्ट करेंगे आगे।
स्टार्ट करेंगे आगे। ये चैप्टर खत्म हो गया अब। हाँ, तो जो है आज जो है टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू चैप्टर और उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।